नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल कॉर्बेट ऑफ इंडिया में। दोस्तों, बुक हमने शुरू करी हुई है जंगल लॉर, जो कि जिम कॉर्बेट के बचपन के ऊपर है। वह शिकारी जिसने बड़े होकर गढ़वाल और कुमाऊँ के अनेकों आदमखोर तेंदुओं और बाघों को मारा है और गढ़वाल और कुमाऊँ के लोगों को भयमुक्त करा। दोस्तों, बुक बहुत मज़ेदार है, कहानियाँ बहुत मज़ेदार है। उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके आगे आने वाले पार्ट भी आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। अब कॉर्बेट बताते हैं कि हम 14 बच्चे जो कि 8 से 18 साल की उम्र के रहे होंगे, बैठे हुए थे उस लकड़ी के बने पुराने पुल पे जो बना था बोर नदी के ऊपर, और सुन रहे थे दानसे को, जो अपनी भूत और प्रेतों की कहानियाँ हमें सुना रहा था। जंगल के अंदर हमने आग जला रखी थी, जो कि हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करी थी आसपास के जंगल से। अब रात पास आ रही थी और दानसे ने एकदम सही समय चुना था अपनी डरावनी कहानियों को सुनाने का। हमारे बीच में से ही एक लड़की जो बोल रही थी अपनी साथी को कि पीछे बार बार मुड़ के मत देखो, मुझे घबराहट हो रही है, तुम मुझे डरा रही हो बार बार पीछे मुड़ के देख के। दानसे, जो एक आरिश लड़का था, अंधविश्वास में सर से पैरों तक डूबा हुआ था, जिसमें उसे पूरा भरोसा था। इसी वजह से वह अपनी भूतों की कहानियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को सुनाता था। उस रात वो कहानियाँ सुना रहा था काली आकृतियों की, खड़खड़ाती हड्डियों की, और पुराने डरावने हॉल की, और पुराने हॉलों की सीढ़ियों पे चलने की आवाज़ की। पर कॉर्बेट कहते हैं, मुझे इन सब से क्या लेना देना। मेरे लिए भूतिया हॉल देखने की कोई संभावना नहीं थी, इसीलिए उसकी कहानियाँ मेरे लिए कुछ भी डरावनी नहीं थी। उसने अभी अभी अपनी सबसे भयानक कहानी सुनाना ख़त्म ही करा था और उस लड़की ने फिर से अपनी साथी को पीछे ना देखने की सलाह दी। पास ही में एक सींग वाला उल्लू भी बैठा था उस हल्दू के पेड़ पर, जिसके ऊपर बिजली गिरी थी और वह सूख गया था। पर हम जैसों के लिए तो वह एक निशानी बन के रह गया था जो हमें रास्ता बताता था। उल्लू की आवाज़, जिसे अक्सर लोग बाघ की आवाज़ समझ लेते थे, उसका जवाब दिया उस उल्ले के साथी ने, जो कि आवाज़ थी एक मादा उल्लू की, जो मीटिंग सीज़न को छोड़ के आमतौर पर रहा करती थी नदी के पार उस पीपल के पेड़ में। दानसे के लिए उल्लू की आवाज़ तो बहाना बनी अपनी भूत प्रेतों की कहानी को ख़त्म करके बांशी की कहानी शुरू करने का। दानसे के अनुसार बांशी एक ऐसी दुष्ट महिला की आत्मा थी जो घने जंगलों के अंदर रहा करती थी और इतनी घातक थी, इतनी खतरनाक थी कि जो सिर्फ इसके बारे में सुन ले उस पर और उसके परिवार पर भयानक विपत्तियां टूट पड़ती थी, और कोई बदकिस्मत इंसान इसे देख ले तो उसकी मौत तो पक्की थी। दानसे बताता था कि बांशी की आवाज़ बहुत ऊंची और लंबी चीखें होती हैं, पर इस बार बांशी की कहानियाँ सुनकर तो मुझे सच में डर लग रहा था, क्योंकि मुझे उन्हीं जंगलों में जाना पड़ता था पक्षियों के और उनके अंडों को खोजने के लिए और तितलियों की तलाश में। वैसे मुझे नहीं पता दानसे ने आयरलैंड में किस तरह की बांशी सुनी थी, लेकिन यहाँ काला ढूंगी में मैंने 2 बार बांशी की आवाज़ सुनी। इसमें से एक के बारे में मैं फिर कभी आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन दूसरी बांशी हिमालय की तलहटी में रहने वालों और भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वालों के लिए चुड़ैल के नाम से जानी जाती है। चुड़ैल, जो सभी आत्माओं में सबसे डरावनी होती है। यह बुरी महिला की आत्मा जिस पर भी अपनी बुरी नज़र डाल दे उसको अपने वश में कर लेती है और फिर सांप की तरह अपना शिकार करती है और फिर उल्टे पैरों पे चल के अपने शिकार को मौत के घाट उतार देती है। कॉर्बेट बताते हैं, जब बांशी का खतरा लगता है तो या तो अपनी आंखें ढक लेनी चाहिए, और अगर बांशी आपके घर के अंदर है तो अपने ऊपर कंबल डाल लो। वैसे तो जब से इंसान गुफाओं में रहा करता था तब से आज तक हम दिन की रोशनी के आदी हैं। दिन की रोशनी में तो इतना साहस होता है हमारे अंदर कि हम किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं, पर रात होते होते उन्हीं परेशानियां, वही सोच, वही डर हमें घेर लेता है। लोगों के बीच रहना, उनकी भाषा बोलना, दानसे के लिए तो उनका अंधविश्वास अपने ऊपर थोपना स्वाभाविक था। हमारे पहाड़ी लोगों में तो साहस की कोई कमी नहीं है, और दानसे जितना बहादुर हो सकता था उतना बहादुर वह था। लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, चाहे कितने भी बहादुर हो पहाड़ी,
या फिर दान से इन्होंने कभी साहस नहीं करा होगा चुड़ैल और बांसी के बारे में जानने का। कॉर्बेट बताते हैं, कई सालों से कुमाऊं में रहने के बाद भी और कई सौ रातें बिताने के बाद जो मैंने इस जंगल में बिताई है, मैंने चुड़ैल की आवाज़ सिर्फ 3 बार ही सुनी है, वो भी रात में, और 1 बार ही उसे देखा है। तो मार्च के महीने की बात है। सरसों की भरपूर फसल अभी कटी ही थी। जहाँ हमारा घर था वहाँ लोग बहुत खुश थे। पुरुष और महिलाएं गा रही थी। पूर्णिमा से 1 या 2 रात चांद दूर था बस। रोशनी रात को लगभग दिन के जैसे ही थी। मैगी और मैं रात के खाने के लिए लगभग बुलाने ही वाले थे सबको। 8 बज चुके थे रात के, जब रात की साफ और चुपती हवा में आई उस चुड़ैल की आवाज़। तरफ कोई 50 गज दूर एक हल्दू का पेड़ खड़ा था, जिस पर गिद्ध, चील और कौवों ने उनकी कई पीढ़ियों ने बैठ बैठ कर उसकी छाल को, उसकी डालियों को ख़त्म कर दिया था। बाहर से ठंडी हवा को अंदर आने के लिए किए गए दरवाजे को खोलकर मैगी और मैं बाहर बरामदे में निकले। जैसे ही हम बाहर निकले, चुड़ैल ने फिर से आवाज़ निकाली। आवाज़ उसी हल्दू के पेड़ से आई। वहाँ चांदनी रात में सबसे ऊपर की शाखा पर बैठी हुई चुड़ैल मौजूद थी। वह चुड़ैल आवाज़ निकाल रही थी, कुई कुई की और टैप टैप की, लेकिन मेरा कोई भी शब्द उस चुड़ैल की आवाज़ को वर्णित नहीं कर सकता। अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं, तो यह कोई पीड़ा में डूबी हुई आत्मा या पीड़ा में डूबा हुआ इंसान जैसी आवाज़ थी। लेकिन आपके और मेरे लिए इस आवाज़ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने ऐसी आवाज़ कहीं और सुनी ही नहीं, ना तो जंगल में ना कहीं और। ये आवाज़ कुछ अलग ही थी, जिसका हमारी दुनिया से कोई भी संबंध नहीं था। आवाज़ में किसी के खून को सुखा देने वाला और धड़कन को रोक देने वाला प्रभाव था। पिछली बार जब मैंने आवाज़ सुनी थी तो मुझे संदेह था कि यह किसी उल्लू की आवाज़ है, पर मैं हमारे जंगलों के हर उस पक्षी की आवाज़ जानता हूँ, और ये हमारे जंगल में किसी पक्षी की आवाज़ जैसा नहीं था। कमरे में वापस आकर मैं एक दूरबीन के साथ उस जगह वापस आया। इनसे मैंने उस पक्षी को बहुत सावधानी से देखा। जो भी मैंने देखा उसका वर्णन मैं इस उम्मीद से करूँगा कि जो कोई मुझसे ज़्यादा जानकार होगा वह इसे समझने में सक्षम होगा। तो जिम कॉर्बेट ने उस चीज़ को डिस्क्राइब करा है इस प्रकार। आकार में वह पक्षी सुनहरे चील से थोड़ा छोटा था। वह अपनी लंबी टांगों पर सीधा खड़ा था। उसकी पूँछ छोटी थी, मगर उल्लू की पूँछ जितनी छोटी नहीं थी। इसका सर उल्लू के सर की तरह गोल और बड़ा नहीं था, ना ही इसकी गर्दन छोटी थी। इसके सिर पर शिखा या कोई सींग नहीं था, और जब वह पुकारता था तो हर आधे मिनट का गैप ले लेके पुकारता था। वो अपना सर आकाश की तरफ करके अपनी चोंच खोलता था। रंग में यह पक्षी पूरी तरह काला था या फिर गहरा भूरे रंग का था, जो चांदनी रात में एकदम काला दिख रहा था। मेरे पास एक 28 बोर की बंदूक थी और बंदूक की रैक में एक हल्की राइफल थी। बंदूक एकदम बेकार थी क्योंकि पक्षी उसकी सीमा से ही बाहर था, और मैं राइफल का इस्तेमाल करने में डरता था। और चांदनी रात में निशाने की सटीकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और अगर मैं पक्षी को चूक जाता तो सुनने की दूरी के भीतर हर कोई पहले से कहीं ज़्यादा कंफर्म हो जाता कि यह गोली किसी चुड़ैल के खिलाफ ही चलाई गई है, उसको मारने के लिए, जिसके खिलाफ राइफल की गोली बेकार थी। लगभग 20 बारी आवाज़ निकालने के बाद पक्षी ने अपने पंख फैलाए और पेड़ से उतरकर रात में गायब हो गया। गाँव में आवाज़ें फिर से नहीं उठी और अगले दिन भी चुड़ैल का कोई जिक्र नहीं हुआ। जब मैं छोटा था तब मेरे शिकारी मित्र कुंवर सिंह ने मुझे चेतावनी दी थी कि जब आप जंगल में हो तब भी बाघ का नाम लेकर बात नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बाघ पक्का आपको दिखाई देगा। इसी कारण से हमारे निचले इलाकों में कोई भी चुड़ैल का जिक्र नहीं करता। कालाडूंगी में सर्दियों के महीने में बिताने वाले 2 परिवार के छोटे सदस्यों की संख्या 14 थी, मेरे छोटे भाई को छोड़कर, जो नदी में नहाने के लिए बहुत ही छोटा था, इसलिए उसकी गिनती नहीं करी जाती थी। इन 14 बच्चों में 7 लड़के और 7 लड़कियां थीं, जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच थी। सबसे छोटा होने के कारण मुझे ऐसे ऐसे काम दिए जाते थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि हम एक ऐसे युग में रह रहे थे जब ब्रिटेन की रानी का राज था। उदाहरण के तौर पे जब जब हमारे साथ की लड़कियां नदी में नहाने जाती थी
तो उनके साथ एक मर्द का होना आवश्यक था, जो निगरानी कर सके आने जाने वाले लोगों पर और लड़कियों को बता सके कि कोई आ रहा है। और इस काम के लिए नौकरी पर लगाया गया मुझे। इसलिए लड़कियों के तौलिए और उनके नाइट ड्रेस ले जाना मेरा काम था, क्योंकि उन दिनों स्विम सूट नहीं हुआ करते थे। नदी के उस पार एक पगडंडी थी, जिसका इस्तेमाल गांव के लोग कभी कभार किया करते थे जंगल में लकड़ी ले जाने के लिए, या नहर पर काम करने के लिए। जो पुरुष मरम्मत करने के लिए आते थे वह उसका इस्तेमाल करते थे। नहर निचाई वाली थी, 10 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी। हमारे बगीचे की सिंचाई के लिए एक इनलेट बना था। कुमाऊं के राजा जनरल सर हेनरी रामसे ने नहर के तल को कुछ गज की दूरी पर 6 फीट तक गहरा खोदा था, और हर दिन लड़कियों के साथ निकलने से पहले मुझे सावधान किया जाता था कि उनमें से कोई भी उस गहरे हिस्से में ना जाए। पतली सूती नाइट ड्रेस पहनकर बहते पानी में प्रवेश करना एक कठिन काम है अगर शिष्टाचार बनाए रखना है, क्योंकि अगर कोई अनजाने में 3 फीट पानी में कदम रखता है और बैठ जाता है, जैसा कि लड़कियां पानी में उतरते ही करना चाहती हैं, तो नाइट ड्रेस ऊपर उठ जाती है और सभी देखने वालों डर से सिर के ऊपर बह जाती है। जब ऐसा हुआ, जैसा कि अक्सर होता था, मुझे दूसरी तरफ देखने के लिए सख्त आदेश दिए गए थे। दोस्तों, जब मैं लड़कियों की रखवाली कर रहा था और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी तरफ देख रहा था, तब गुलेल और मछली पकड़ने छड़ों से लैस दूसरे लड़के नहर के किनारे से नहर के मुहाने पर बने गहरे तालाब की ओर बढ़ रहे थे और चलते चलते एक दूसरे से होड़ कर रहे थे कि कौन उनके सामने से गुजरने वाला समल के पेड़ों से सबसे ऊंचे फूलों को गिरा सकता है, या नहर के किनारे लगे फिक्स के पेड़ में पहला गोला मार सकता है। सिर्फ तभी मारा जा सकता था जब कोई पक्षी उसे छूने ही वाला हो, और वहाँ पक्षियों पर गोली भी चलाई जा सकती थी। जब बाकी सब इन खेलों में बिजी थे, मुझे नहर से 1 मील नीचे दूसरी तरफ देखने के लिए कहा जा रहा था। बूढ़े ग्रामीण के आने की चेतावनी ना देने के लिए डांटा जा रहा था, जो अपने सिर पर लकड़ी का बोझ लेकर गुजर रहा था। मेरी ज़बरदस्ती की नौकरी का एक फ़ायदा तो मुझे यह हुआ, इससे मुझे उन सभी गुप्त योजनाओं के बारे में पता चल जाता था जो लड़कियां आमतौर पर 2 परिवारों के लड़के सदस्य और विशेष रूप से दानसे के लिए और नील के लिए उनका मजाक उड़ाने के लिए बना रही थी। वैसे तो दानसे और नील दोनों ही पागल आयरिश थे, और यहीं उनकी समानता यानी इक्वालिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि दानसे छोटा बालों वाला और भूरे भालू जितना मजबूत था, जबकि नील लंबा और दुबला पतला और लीली जैसा गोरा था। अंतर और भी गहरा था, क्योंकि जहाँ दानसे अपनी लोडिंग राइफल को कंधे पर रखने और पैदल बाघों का पीछा करने और उन्हें गोली मारने के में कोई बुराई नहीं समझता था, वहीं नील को जंगल से डर लगता था और उसे कभी बंदूक चलाते नहीं देखा था। यह बात जो उन्हें अलग बनाती थी। पर एक चीज़ जो उन दोनों को एक जैसा बनाती थी, वह थी एक दूसरे से नफरत, क्योंकि दोनों ही सभी लड़कियों से पागलों की तरह प्यार करते थे। दानसे, जिसे उसके द्वारा बेदखल कर दिया गया था उसके बाप द्वारा, जो कि एक जनरल थे सेना के अंदर, क्योंकि दानसे ने अपने पिता को मना कर दिया था आर्मी में जाने के लिए, जो कि था मेरे भाई के साथ एक पब्लिक स्कूल में। और उस समय वन सेवा में खोई हुई नौकरी और राजनीतिक सेवा में एक दिन मिलने की उम्मीद के बीच आराम कर रहा था। दूसरी ओर नील एक कामकाजी इंसान था। डाक सेवा में मेरे भाई टॉम का सहायक था, और यह तथ्य यानी फैक्ट था कि दोनों में से कोई भी शादी करने की स्थिति में नहीं था। नहर के किनारे हुई बात से मुझे पता चला कि नील अपनी पिछली कालाढूंगी यात्रा के दौरान बहुत ही कल्पना करने लगा था, जबकि दूसरी ओर दानसे बहुत ही दबा हुआ था और आगे बढ़ने में बहुत धीमा था। इस असंतोषजनक स्थिति को सुधारने के लिए नील को कई पैमाने से नीचे खींचना और दानसे को थोड़ा ऊपर उठाना आवश्यक समझा गया, ताकि दोनों बराबरी पर आए, बहुत ज़्यादा नहीं। कल्पना करने का क्या मतलब है, यह मुझे पता ही नहीं था, और मैंने सोचा कि पूछना बेहतर ही नहीं होगा। लड़कियों ने मेरे भाई टॉम को एक लेटर भेजा, जिसमें उसे आने वाले शनिवार की शाम को किसी न किसी बहाने से नील को हिरासत में लेने के लिए और उसे एक पत्र भेजने के लिए कहा गया, और कहा गया कालाढूंगी 15 मील तक
पैदल यात्रा करने के लिए, ताकि रात होने पर वह अपनी यात्रा के अंत में पहुंच सके। इसके अलावा टॉम को नील को यह संकेत देना था कि लड़कियां उसके देर से पहुंचने पर शायद घबरा जाएंगी और उससे मिलने के लिए, उसे ढूंढने के लिए कहीं सड़क पर ना आ जाए। तो यह एक प्लान था लड़कियों द्वारा बनाया गया। इससे बड़ा चुटकुला आज तक लड़कियों ने कभी नहीं करा था। तो प्लान यह बनाया गया था कि दांचे को उसकी भालों की खाल में घुसाकर सिल दिया जाएगा और उसको नैनीताल से 2 मील ऊपर ले जाया जाएगा, जहां सड़क पर तीखा मोड़ था। इस बिंदु पर दांचे को एक चट्टान के पीछे स्थित जगह में छुपना था, ताकि जब नील उस मोड़ पे पहुंचे तो दांचे भालू की तरह दहाड़ता हुआ बाहर निकले और नील को डराए और सड़क पर इंतजार कर रही अपनी बहनों की बाहों में जाकर छुप जाए और लड़कियां उनका बहुत मजाक उड़ाए। और लड़कियां नील की बहादुरी की बहुत तारीफ करेंगी और उसका बहुत मजाक उड़ाएंगी। कालाधुंगी ताल के उस रास्ते पर लोगों का आना जाना सूरज ढलने के बाद बंद हो गया और दांसे को भालू की खाल पहनाकर उसी जगह छुपाकर खड़ा कर दिया गया। दूसरी तरफ नील को एक के बाद एक काम देने पर वह चिढ़ रहा था। आखिरकार उसे बताया गया कि वह अब जा सकता है छुट्टी करके, और उसके जाने से पहले टॉम ने अपनी शॉटगन निकाली और उसमें 2 कारतूस डालकर उसे नील के हाथों में दे दिया और उसे चेतावनी दी थी कि केवल इमरजेंसी के ही समय इसका इस्तेमाल करना। नैनीताल से कालाधुंगी तक सड़क ज़्यादातर नीचे ही जाती है और पहले 8 मील तक खेती के टुकड़े और खेतों से होकर गुजरती है। उसके बाद और कालाधुंगी तक घने जंगल है। दांसे और लड़कियां ज़्यादातर समय अपने स्थान पर ही थे। जब सड़क के नीचे नील अपनी आवाज़ के गाने गाता हुआ आया ताकि उसके अंदर का साहस बढ़ा रहे, उसकी आवाज़ करीब और करीब आ रही थी। नील को इससे बेहतर गाते हुए पहले कभी नहीं सुना था। और फिर मोड़ के पास जहां दांसे उसका इंतज़ार कर रहा था, नील आया। निर्देश जो उसे लड़कियों ने दिया था वो काम करते हुए, यानी नील को डराते हुए दहाड़ते हुए भालू की आवाज़ में दांसे बाहर आया और नील ने अपनी बंदूक फेंकी, यानी दांसे की तरफ करी और दोनों बैरल फायर कर दिए। उस समय लड़कियां डरकर दौड़ती हुई आई और उन्हें देखते ही नील ने अपनी बंदूक लहराई और कहा उसने अभी अभी एक बड़े भालू को गोली मारी है जिसने उस पर भयंकर हमला किया था। भयभीत लड़कियां ने भालू के बारे में पूछा। नील ने पहाड़ी की ओर इशारा किया और लड़कियों को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वो उसका साहस देख सके। साथ ही कहा कि ऐसा करना बिल्कुल सेफ नहीं होगा क्योंकि उसने भालू को मार गिराया था। चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए लड़कियों ने नील से नीचे जाने को कहा। नील को लगा लड़कियां रो रही हैं उस डर के कारण, पर नील को नहीं पता था कि लड़कियां रो रही है दांसे के लिए, क्योंकि उनको लगा कि दांसे मर गया। नील ने दांसे से क्या कहा और दांसे ने नील से क्या कहा इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब एक लंबे समय के बाद वे सड़क पर पहुंचे जहां लड़कियां उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही थी, दांसे बंदूक लिए हुए और नील भालू की खाल लिए हुए आ रहे थे। दांसे को तो भालू की खाल ने चोट से बचा लिया था। दांसे ने दावा किया कि नील ने उसे सीने पे गोली मारी थी और उसके पैरों से गिरा दिया था। जब नील ने बताया कि उसके पास बंदूक कैसे आई और उसने घटना को अंजाम दिया, तो सबने मिलकर भाई टॉम को इसका जिम्मेदार ठहराया। सोमवार के दिन सरकारी छुट्टी थी और रविवार की रात को छुट्टी बनाने के लिए घर आया तो उसका सामना गुस्साई हुई लड़कियों के एक समूह से हुआ, जिन्होंने जानना चाहा कि नील जैसा आदमी को भरी हुई बंदूक सौंपकर और इस तरह दांसे की जान को खतरे में डालकर उसका क्या मतलब था। टॉम ने सुना, जबकि तूफान उसके सर पे टूट पड़ा और जब नील उस मोड़ पे पहुंचा और उस दिन की स्टोरी बताते हुए उस हिस्से पर पहुंचा जहां दांसे के सीने में गोली लगी थी, तो लड़कियां रोने लगीं। तो टॉम ने सभी लोगों को चौंका दिया, जिसमें दांसे को छोड़कर सभी लोग शामिल हो गए। जब उसने बताया कि उसे मिले पत्र से संदेह था कि शरारत पैदल ही हो सकती है, इसलिए उसने गोलियों को गाड़ी के किनारे से निकाला और उसमें आटा भर दिया, यानी बंदूक में गोलियां निकाल के टॉम ने उसमें आटा भर दिया। इस तरह टॉम ने लड़कियों का मजाक लड़कियों के साथ ही कर दिया और इस तरह सभी लोग अंत में शांत हो गए।
तो दोस्तों ये था हमारा जंगल लॉर स्टोरी का पार्ट 1। अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टोरी पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।